दोनों की ही जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही हैं। आप इस चुनाव में अपनी पार्टी को कहां देखते हैं? देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं ने अपने जो बातें कही हैं उससे स्पष्ट पता चलता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है स्थानीय मुद्दों पर कुछ करने को तैयार नहीं है। भाजपा की प्रवक्ता ने कहा कि हम हमेशा चुनाव के मोड़ में रहते हैं और पन्ना प्रमुख तक हमारे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि इन 23 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर भाजपा और कांग्रेस ही तो चुनाव जीत रही है। 10 साल कांग्रेस, 13 साल भाजपा। क्या उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर काम हुआ है? हम बागेश्वर चुनाव में बड़े वचनों के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे मुद्दे होंगे। मैंने कहा ना कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दावे कर रही है, मगर हम स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे। हम सख्त भू कानून को मुद्दा बनाएंगे, हम सख्त मूल निवास 1950 को मुद्दा बनाएंगे, विधानसभा भर्ती घोटाले को मुद्दा बनाएंगे, और जिस तरीके से बेरोजगारों पर सरेआम लाठियां चली हैं, उनकी नौकरियों पर डाका पड़ा है, हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिन बुनियादी सवालों के लिए राज्य बना था उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ है। 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना था तब भी हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की बात कर रहे थे, मूल निवास की बात कर रहे थे, 26 राज्य विरोधी संशोधन की बात कर रहे थे, परिसंपत्तियों पर स्थानीयों के अधिकार की बात कर रहे थे। इसके ठीक विपरीत उत्तराखंड में इन 23 वर्षों में ना राजधानी का मसला सुलझा, ना भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश लगा। देवभूमि हमने इस राज्य को सुना, ऊर्जा प्रदेश हमने इस राज्य को सुना, जड़ी बूटी प्रदेश हमने इस राज्य को सुना, और आजकल ये राज्य भ्रष्टाचारी प्रदेश बन चुका है। ये राज्य जो है उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों पर लाठी चलाने के लिए, अत्याचार करने के लिए जाने जाने लगा है। उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम अंकिता हत्याकांड यहाँ देवभूमि को बताने के लिए काफी है कि अंकिता हत्याकांड जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसमें कैसे संलिप्तता थी। जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आधे घंटे में यही बोलेंगे। बाकी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमा जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। हेमा जी, आप अपने आप को इस पूरे चुनाव में कहां देखती है? देखिए मनीषा जी, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सबसे ज्यादा वोट हमें बागेश्वर से मिले थे और काफी अच्छी तीसरे नंबर पे हम रहे थे। और अब भी जो है शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से आदेश करेगा उस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। और मुद्दे जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन को लेके जो मुद्दे पहले रहे थे उन्हीं मुद्दों को लेके हम चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्दी अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे। क्योंकि आज जो हालात हैं, इतने टाइम में जो उत्तराखंड की जनता है लगातार उन्होंने देख ही लिया है कि किस तरह से जो है इस सरकार में उनकी सरकार की मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे से फाइलें तक गायब हो जाती हैं भ्रष्टाचार की। तो जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, और अभी हमारी जो यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि वो हमेशा चुनावी मोड़ पे रहते हैं, और ये तो हम भी कहते हैं कि हमेशा चुनावी मोड़ पे रहते हैं, विकास के मोड़ पे नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड़ पे रहती है, तो वो उनका सिर्फ लक्ष्य और यही होता है कि किस तरह से ये प्रकरण कैसे हम चुनाव को जीते, किस तरह से मुद्दों को भटकाएं, कोई उत्तराखंड का मुद्दा उठा ना ले, तो कैसे हम इनको माइंड डाइवर्ट करें। तो ये में परफेक्ट है इसमें, और हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जवाब दो मनीषा जी। प्रवक्ताओं को बिल्कुल, हानि जी आप ही के पास लौट रही हूँ, तो तमाम प्रवक्ताओं की बातों को आपने सुना है और दोनों ही प्रवक्ताओं का ये कहना है कि चुनावी मोड में तो रहते हैं, चुनावी मूड में भी रहते हैं भाजपा वाले, लेकिन विकास के मूड में नहीं रहते। इनके इस स्टेटमेंट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? चुनावी मोड में रहते हैं तो चुनावी मोड में कौन रहता है? चुनाव जीतने के लिए कोई भी व्यक्ति चुनावी मोड में रहता है, कोई भी पार्टी चुनावी मोड में रहती है। और चुनावी मोड में क्यों रहा जाता है? चुनाव जीतने के लिए रहा जाता है। चुनाव जीत के वो क्या करता है? जनता की भलाई करता है। तो जनता की भलाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावी मोड में रहती है। तो जनता की भलाई करने का जज्बा है हम में, इसलिए हम चुनावी मोड में रहते हैं। दूसरी बात का जवाब हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने तो कुछ ऐसा व्यंग
ऐसा ही नहीं कि उनको पार्टी को मैं जवाब दूं, क्योंकि बात हो रही थी बागेश्वर उपचुनाव की, तो उपचुनाव की बातों से चुनाव की चर्चा थी, तो मैंने चुनाव की बात करी। अब मैं इनको एक जवाब इन दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को देती हूं, यूकेडी के और आम आदमी पार्टी के, एक सेंटेंस में। आप इधर उधर की बात न करें, ये बताएं कि काफिला क्यों लूटा। आपको आज तक कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति वोट क्यों नहीं दिया? आपको उत्तराखंड की जनता ने क्यों नहीं अपनाया? आपने ऐसा बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी बड़ी बातों को करके धरातल पर उतारना, जनता के दिल में जगह न बना पाना, इसमें आपने कहां से कमी करी जो जनता ने आपको नहीं अपना पाया? इसीलिए मैं आपको कह रही हूं, इधर इधर की बात न करे, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। दूसरी बात पे मैं आती हूं कि ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे नाक के नीचे से फाइल निकल जाती, बिल्कुल, अगर भ्रष्टाचार पे नाक के नीचे से फाइल निकल कर जाती है तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाता है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, 1904 पे तुरंत एक्शन लिया जाता है और उसके बाद त्वरित कार्यवाही के बाद यह सख्त आदेश धामी जी की तरफ से दिया जाता है कि फाइलों को और जो निस्तारण की चीजें हैं उसको तुरंत बंद न किया जाए, उनसे पूरी तरीके से जांच करी जाए कि आपकी जो शिकायत आई है वो पूरी तरीके से निस्तारित हो गई है कि नहीं, उसके बाद ही फाइलों को क्लोज किया जाए। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ये जनता का भलाई करने के लिए हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं। इस कारण कोई भी जनता आप जैसे लोगों से, आप जैसे धूर्तों से ग्रसित ना हो, इस कारण हम जनता से, इस कारण इन धूर्तों की पार्टी से हमेशा बच कर रहे, इन धूर्तों की पार्टी से हमेशा बच कर रहे। इस कारण पार्टी की बात करी है मैंने, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करी है। राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के पार्टी में बैठकर ओबीसी समाज को गाली देते हैं, तब इनको ये नहीं लगता है कि उन्होंने अन्याय किया है, तब ये INDIA बन के उनके साथ जाकर हाथ थामते हैं, तब इनको ये नहीं लगता है कि उनके साथ अन्याय किया है। एक तो देखिए, इनकी ये चीख चिल्लाहट करने वाली आदत पसंद नहीं आती मुझे। एक तो ऐसे प्रवक्ता हैं ये कि एक एक करके बोलने वाली आदत इनके अंदर है ही नहीं, एक एक करके बोलने वाली प्रवृत्ति इनके अंदर है ही नहीं, ना कभी आएगी। एक सभ्य प्रवक्ता अगर ये बन गए तो मैं सच बता रही हूँ मनीषा जी, मैं नारियल फोड़कर आऊंगी मंदिर में कि ये सभ्य प्रवक्ता बन गए हैं। यूकेडी पर भी मैंने निशाना साधा है, लेकिन यूकेडी के प्रवक्ता क्योंकि वरिष्ठ प्रवक्ता हैं तो वो सुन रहे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो वरिष्ठ प्रवक्ता है तो वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जब हनी पाठक चुप होगी तो मैं उसको काउंटर करूंगा। तो ये एक प्रवक्ता का तरीका होता है कि काउंटर करने का टाइम होता है, काउंटर वो तब किया जाता है। तो ये बीच में बोलती रहेंगी, मैं भी बीच में बोलती रहूंगी। आधी घंटे का समय कैसे जाएगा, जरा इनसे पूछे, इस वरिष्ठ नेत्री से जरा ये पूछे, हम आपके जन्म कुंडली, ये वरिष्ठ नेत्री से जरा ये पूछे, वरिष्ठ नेत्री से ये पूछे, वरिष्ठ नेत्री से जरा ये पूछिए कि जब प्रवक्ता होने का तरीका सीखा है इन्होंने, प्रवक्ता होने का तरीका सीखा है, पहले सीख कर आइए कि प्रवक्ता क्या होता है। बेरोजगारों पर लाठियां क्यों बरसाई गई, अंकिता के सबूत क्यों छुपाए गए? अरे ये जवाब देंगी ना। नकल विरोधी कानून, सख्त नकल विरोधी कानून धामी सरकार ने लाया, जिसको बॉबी पवार ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया, उस चीज का धन्यवाद ज्ञापित किया बॉबी पवार ने भी उस चीज का। अगर कांग्रेस के टाइम का घोटाला, देखिए ये ना चीख चिल्लाहट करके ये सोचती है कि मैं बहुत धज्जियां उड़ा दूंगी, तो ये गलत है। आप सोचती है अहंकार में, तो आप रहते हो भाजपा के प्रवक्ता अहंकार में रहते हैं, हम अहंकार नहीं। ये जवाब बोलती रही मैं सिर से जाने वाली बातों को मुंह नहीं लगाती, मैं सिर से जाने वाली बातों को मुंह नहीं लगाती, जाने वाली बात है बेरोजगारों के लिए, क्योंकि आप ना अपने टर्न पे नहीं बोल रही हैं। काउंटर करने का एक समय होता है, जैसे अभी यूकेडी के प्रवक्ता मुझे काउंटर करेंगे और मैं अपने टर्न पे उनको काउंटर करूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे काउंटर करेंगे और उनके टर्न पे मैं अपने टर्न पे उनको काउंटर करूंगी। वो सीख कर आइए तरीका, उसके बाद डिबेट में प्रवक्ता बनकर बैठिएगा। हेमा जी आप अपनी टर्न का, हेमा जी आप अपनी टर्न का वेट करें, हेमा जी अपनी टर्न का वेट करें। वो नहीं हो सकता, बौखलाहट इनके खून में है। केजरीवाल बौखलाते हैं तो ये उन्हीं के खून के वंशज हैं, तो ये उनके खून से बौखलाएंगे नहीं। वो बीच में बोलने की आदत है, बीच में बोलने की आदत है, वो बोलती रहेंगी। मैं पहाड़ की, बोलिए मुझे नजर आती है वहाँ की पीड़ा, बोलिए। हेमा जी पहाड़ पे बाद में चलिए, फिलहाल अभी डिबेट चल रही है और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। शांति प्रसाद जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। शांति प्रसाद जी आप अपनी बात रखें।
देखिए, मेरा शर्म सिर्फ आती है यही ऐसे कहना है प्रवक्ताओं के साथ खुद कि पे उत्तराखंड बैठ की के। जनता शर्म ऐसी आनी भी डिबेटों को चाहिए। देखती है, और जनता ये इन डिबेटों से अपना राजनीतिक भविष्य भी देखती है उत्तराखंड का, कि एक नेता कितने सीरियस हैं जनता के मुद्दों पर। और इस तरीके से अगर एक दूसरे के प्रति अभद्र टिप्पणी होती है तो उससे कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है। मेरा सिर्फ यही कहना है, बागेश्वर का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे और हम जनता के बीच में संवाद करेंगे। यदि जनता ने मुद्दों में वोट किया तो उत्तराखंड क्रांति दल जीतेगी, और यदि पार्टियों की जीत वाली बात आएगी तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर सिर्फ पार्टियां जीत रही हैं, उत्तराखंड हार रहा है। यदि उत्तराखंड हारता नहीं तो यहाँ रोजगार न बिकता, यदि उत्तराखंड हारता नहीं तो यहाँ पर अंकिता हत्याकांड ना होता, यदि उत्तराखंड हारता नहीं तो भू कानून खत्म ना होता, मूल निवास की खत्म ना होता। उत्तराखंड के अस्तित्व के ऊपर खतरा आ चुका है इन 23 वर्षों में। जिन्हें हमने अपना नेता समझा था, जिन पार्टियों ने राष्ट्र के नाम से हमसे वोट मांगा था, उन्होंने उत्तराखंड के जनमानस को हर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया है। यही परिणाम है कि आज उत्तराखंड का आदमी त्रस्त है। और आज हम जो मुख्यमंत्री आवास घेराव किया, और मुख्यमंत्री जी कितने कमजोर युवा ने मुख्यमंत्री हैं कि वह पुलिस के दम पे शासन चलाना चाहते हैं। ये उत्तराखंड की स्थिति हो गई। हम भू कानून मांगते हैं तो ये पुलिस से पिटवाते हैं। हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर मूल निवास लागू कर दो तो ये पुलिस से हमें पिटवाते हैं। अगर पुलिस के दम पर ही सत्ता भाजपा को चलानी है, घर घर शराब, हर घर शराब बांटनी है, और जनता को आर्थिक रूप से प्रभावित कर कर यदि उनका वोट पाना है, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान जो जनता को हुआ है जनता समझ रही है। आज जो देहरादून अस्थायी राजधानी में जनता सड़कों पे उतरी, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति, क्या युवा, क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, हर वर्ग ने उत्तराखंड के अंदर एक संगठन के साथ खड़े होकर यह कहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। अब हम भाजपा कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। देखते हैं बागेश्वर के चुनाव में अगर ये चीजें ट्रायल के रूप में आई कि लोगों ने मुद्दों पर वोट किया, तो मुझे लगता है उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। और यदि पार्टियों के प्रपंच पर जनता फंसी तो हमको बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि अभी भी जनता को जो है जनहित के मुद्दों पर जगाने की जरूरत है। उत्तराखंड संकट में है। 64 लाख लोगों का राज्य था, आज 1,35,00,000 यहाँ हो गए। कौन आगे नाले खालों में बस गए जिन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म कर दिया है। ये चिंता का विषय है, जनता समझ भी रही है। और मुझे लगता है बागेश्वर में हम परचम लहराएंगे जनहित के मुद्दों पर। ठीक है हनी जी, तो इन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि जनहित के मुद्दे पर हम परचम लहराएंगे। वहीं उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि उत्तराखंड में अब सिर्फ पार्टियां ही जीतती हैं। उत्तराखंड